आज के इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के एक बहुत कह सकते हैं पेचीदा लेकिन बेहद जरूरी नियम पर बात कर रहे हैं। जी। आदेश 7 नियम 11। ये वो नियम है जो बताता है कि अदालत कब किसी मुकदमे की अर्जी मतलब वाद पत्र को शुरू में ही नामंजूर कर सकती है। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा फैसला है, करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह। ये 2025 का जजमेंट है और ये इस नियम की बारीकियों को समझने में मुझे लगता है काफी मदद करेगा। बिल्कुल, देखिए आगे हमारी कोशिश यही समझने की है कि अदालत किन हालातों में और किन आधारों पर किसी केस को आगे बढ़ने से मतलब ट्रायल शुरू होने से पहले ही रोक सकती है। और सबसे खास बात जो आपने शुरू में कही, ऐसा करते वक्त अदालत सिर्फ और सिर्फ वादी की अर्जी मतलब वाद पत्र में जो लिखा है उसी पर क्यों ध्यान देती है? प्रतिवादी का जवाब, उसके सबूत, वो सब क्यों नहीं देखे जाते इस स्टेज पर? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। ये एक तरह का फिल्टर हुआ फिर तो। हाँ बिल्कुल, एक जरूरी फिल्टर है ये। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, यही तो समझना है। सही कहा। तो चलिए फिर इस कानूनी प्रक्रिया और खासतौर पे ये जो करम सिंह मामला है, इसके जरिए इस नियम की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये आदेश 7 नियम 11 आखिर है क्या? कौन सी वजह है इसमें? देखिए, आदेश 7 नियम 11 जो है वो कुछ गिनी चुनी बिल्कुल स्पष्ट परिस्थितियां बताता है जहां कोर्ट एक वाद पत्र को रिजेक्ट कर सकती है। अच्छा। मैं मोटे तौर पर बताता हूं। पहला क्लॉज ए, जब वाद पत्र पढ़ने से ही ये ना पता चले कि मुकदमा करने की कोई ठोस वजह, जिसे हम कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं, वो है भी या नहीं। मतलब कहानी ही न बन रही हो। हाँ, या फिर अधूरी हो या कानूनन कोई वजह ही ना बनती हो केस करने की। दूसरा क्लॉज बी, जब दावे का मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशन कम किया गया हो और कोर्ट कहे कि ठीक करो पर वादी तय समय में ठीक ना करे। ओके। तीसरा क्लॉज सी, जब वैल्यूएशन तो ठीक हो पर उस पर जो कोर्ट फीस लगनी चाहिए वो पूरी ना दी हो और यहां भी कोर्ट के बताने पर वादी समय पर वो कमी पूरी ना करे। चौथा क्लॉज डी, और ये हमारे आज के केस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब वाद पत्र में लिखी बातों से ही, सिर्फ उन्हीं बातों से ये लगे कि ये मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित है, बार्ड बाय लॉ है। जैसे कि मान लीजिए केस दायर करने की जो समय सीमा होती है, लिमिटेशन पीरियड, वो निकल चुकी हो। अच्छा, लिमिटेशन एक्ट वाला मामला। बिल्कुल। या कोई और कानून हो जो ऐसे केस को रोकता हो। फिर क्लॉज ई है, जब वाद पत्र 2 प्रतियों में दाखिल ना किया गया हो। और छठा क्लॉज एफ, जब वादी नियम 9 का पालन ना करे जो प्रतिवादी को सम्मन भेजने की प्रक्रिया से जुड़ा है। पर जैसा मैंने कहा, खासकर क्लॉज डी के लिए सबसे ध्यान देने वाली बात यही है कि कोर्ट को यह फैसला सिर्फ और सिर्फ वादी की अर्जी पढ़कर करना है। सिर्फ अर्जी पढ़कर? जी हाँ। प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट अपने जवाब में क्या कह रहा है, उसके पास क्या सबूत हैं, वो सब इस स्टेज पर बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। इसीलिए इसे एक असाधारण शक्ति कहते हैं जिसका इस्तेमाल कोर्ट को बहुत सावधानी से करना चाहिए। ये वाकई में बहुत दिलचस्प बात है। मतलब शुरुआती जांच में सिर्फ वादी की कहानी सुनी जाएगी, प्रतिवादी की नहीं। और इसी सिद्धांत पर लगता है करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह का पूरा मामला घूमता है। बिल्कुल। तो अब जरा इस केस के बारे में बताइए। सुना है इसकी पृष्ठभूमि काफी पुरानी है, कोई 100 साल पुरानी कहानी। हाँ, ये कहानी शुरू होती है 1924 से। पंजाब की कुछ खेती की जमीन का मामला है। अच्छा। जमीन के मूल मालिक थे रौनक सिंह। 1924 में उनकी मौत हो गई बिना कोई वसीयत किए। उनकी एक विधवा थी करतार कौर। अब रौनक सिंह की कोई सीधी संतान नहीं थी, तो उनकी मौत के बाद उनकी विधवा करतार कौर और रौनक सिंह की बहनों, जो इस केस में वादी पक्ष की पूर्वज हैं, के बीच जमीन के उत्तराधिकार को लेकर विवाद शुरू हो गया। ओके, पारिवारिक विवाद। जी। इसी विवाद के दौरान करतार कौर ने वो जमीन हरचंद नाम के एक व्यक्ति को दान कर दी, गिफ्ट डीड बना दी। दान कर दी? लेकिन वो तो सिर्फ विधवा थी। बिल्कुल। यही बात रौनक सिंह की बहनों ने उठाई। उन्होंने इस दान को कोर्ट में चुनौती दी और 1935 में सिविल कोर्ट ने फैसला दिया कि ये दान अवैध है, क्योंकि करतार कौर के अधिकार सीमित थे, वो पूरी मालिक नहीं थी। अच्छा, तो दान रद्द हो गया? हाँ, उस वक्त तो हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कई साल बाद 1975 में पता नहीं किन परिस्थितियों में वो दान विलेख औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया और करतार कौर को मालिक घोषित कर दिया गया। और 1976 में उनके नाम पर नामांतरण मतलब म्यूटेशन भी दर्ज हो गया। म्यूटेशन, ये क्या होता है? म्यूटेशन मतलब सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदलना। यह खासकर लगान वगैरह वसूलने के लिए होता है।
लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि म्यूटेशन अपने आप में मालिकाना हक का पक्का सबूत नहीं होता। अच्छा, ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए है। हाँ, मुख्यतः तो 1976 में करतार कौर का नाम चढ़ गया, फिर 1983 में करतार कौर की भी मौत हो गई। ओहो, तो यहाँ से मामला और उलझा होगा। करतार कौर की मौत के बाद जमीन का क्या हुआ? बिल्कुल, यहीं से असली पैंच शुरू हुआ। करतार कौर की मौत के बाद जो लोग इस केस में प्रतिवादी हैं, वो सामने आए। उन्होंने 15 दिसंबर 1976 की एक रजिस्टर्ड वसीयत पेश की। वसीयत? जी, उनका दावा था कि करतार कौर मरने से पहले ये जमीन उनके नाम वसीयत कर गई थी और इसी वसीयत के आधार पर उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वाने यानी नामांतरण के लिए अर्जी दी। लेकिन 1976 में तो करतार कौर जीवित थी। हाँ, जीवित थी। वसीयत तो मरने से पहले ही की जाती है, पर लागू मौत के बाद होती है। अच्छा, ठीक है, तो फिर क्या हुआ? अब यहाँ एक और मोड़ आया। 1984 में राजस्व अधिकारियों ने, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर्स ने, इस वसीयत के आधार पर नामांतरण करने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्यों? उन्होंने कहा कि असली वारिस तो रौनक सिंह की बहनें या उनके वंशज हैं, तो प्राकृतिक उत्तराधिकार के हिसाब से नामांतरण उनके नाम होना चाहिए, न कि इस वसीयत के आधार पर। प्रतिवादियों ने कलेक्टर के पास अपील की, लेकिन 1985 में कलेक्टर ने भी उनकी अपील खारिज कर दी और राजस्व अधिकारी के फैसले को सही ठहराया। तो मतलब नामांतरण वादी पक्ष के हक में हो गया। होना चाहिए था, पर हुआ नहीं। ये नामांतरण का मामला यहीं नहीं रुका। प्रतिवादी इसे लेकर अपील दर अपील करते रहे, कमिश्नर, फिर फाइनेंशियल कमिश्नर और फिर हाई कोर्ट तक। ध्यान दीजिएगा, ये सारी लड़ाई सिर्फ नामांतरण की थी, यानी सरकारी रिकॉर्ड में किसका नाम हो। मालिकाना हक का फैसला ये अधिकारी नहीं करते। अच्छा, ये सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड की लड़ाई थी। बिल्कुल, और ये लड़ाई बहुत लंबी चली। आखिरकार 20 जुलाई 2017 को ये नामांतरण वाली कानूनी लड़ाई खत्म हुई और फैसला वादी पक्ष के खिलाफ गया। मतलब नामांतरण प्रतिवादियों के पक्ष में हो गया। बाप रे, 2017 में जाके ये नामांतरण का किस्सा खत्म हुआ। 1984 से 2017, मतलब 33 साल। जी हाँ, 33 साल सिर्फ नामांतरण के लिए। ये तो अविश्वसनीय है। तो जो 2017 में ये सब खत्म हुआ और फैसला वादी पक्ष के खिलाफ गया, तब उन्होंने क्या कदम उठाया? 2017 के उस आखिरी फैसले के बाद वादी पक्ष ने मई 2019 में यह मौजूदा सिविल मुकदमा दायर किया। अच्छा, अब सिविल कोर्ट में आए हो? हाँ, अब वो मालिकाना हक के लिए सिविल कोर्ट आए। उन्होंने अर्जी में कहा कि वो रौनक सिंह की बहनों के कानूनी वारिस हैं, इसलिए करतार कौर के असली और प्राकृतिक उत्तराधिकारी वही हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि वो जो 1976 की वसीयत प्रतिवादी दिखा रहे हैं, उसे जाली, फर्जी, शून्य और अवैध घोषित किया जाए। साथ ही ये भी घोषणा की जाए कि जमीन के मालिक वही हैं और प्रतिवादियों को कब्जा हटाने का आदेश दिया जाए। और भी कुछ सहायक राहतें मांगी। और ठीक इसी मोड़ पर जब वादियों ने अपना केस दायर किया, प्रतिवादियों ने वो अर्जी लगा दी जिसकी हम बात कर रहे हैं, आदेश 7 नियम 11 वाली। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही केस दायर हुआ, प्रतिवादियों ने फौरन आदेश 7 नियम 11 क्लॉज डी के तहत अर्जी दे दी कि इस मुकदमे को शुरू में ही खारिज किया जाए। और उनका आधार क्या था? वही लिमिटेशन वाला? हाँ, मुख्य आधार लिमिटेशन ही था। उनकी दलील थी कि भाई वसीयत तो 1976 की है। वादियों को इसके बारे में 1983-84 की नामांतरण कार्यवाही में ही पता चल गया था। और किसी दस्तावेज या वसीयत को चुनौती देने की समय सीमा लिमिटेशन एक्ट के तहत आमतौर पर 3 साल होती है, तो वो 3 साल तो कब के बीत गए। इसलिए ये मुकदमा चलाने लायक ही नहीं है, इसे खारिज करो। और उन्होंने एक और बात भी उठाई थी, शायद कोई पुराना केस? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि वादियों ने कोर्ट से एक बात छुपाई है। वादी नंबर 1 के पिता ने 2012 में भी एक सिविल केस नंबर 468/2012 दायर किया था। हालांकि उस केस में सिर्फ नामांतरण के आदेशों को चुनौती दी गई थी, सीधे तौर पर वसीयत को नहीं। अच्छा। और वो केस भी मई 2013 में इसी आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज हो गया था। तो प्रतिवादियों ने कहा कि इस वजह से ये नया मुकदमा आदेश 2 नियम 2 के तहत भी वर्जित है। आदेश 2 नियम 2, ये क्या है? इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, आदेश 2 नियम 2 का सिद्धांत ये है कि आप एक ही झगड़े या एक ही कॉज ऑफ एक्शन से पैदा होने वाले अपने सारे दावे और सारी राहतें एक ही मुकदमे में मांग लें। मतलब सब कुछ एक साथ मांगो? हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज एक राहत मांग ली, फिर कल को उसी मामले पर दूसरी राहत मांगने के लिए नया केस कर दिया। कानून ये कहता है कि प्रतिवादी को एक ही मसले के लिए बार बार कोर्ट न घसीटा जाए।
अगर आपने पहले केस में कोई दावा या राहत जानबूझकर छोड़ दी थी तो आप बाद में उसके लिए अलग से केस नहीं कर सकते। इसे कहते हैं बार अंडर ऑर्डर 2 रूल 2। समझ गई, मतलब अपना पूरा केस एक ही बार में कोर्ट के सामने रखो, टुकड़ों में नहीं। तो ठीक है, प्रतिवादियों ने ये 2 आधार रखें, लिमिटेशन O7R11 और पिछला केस O2R2। ट्रायल कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया? वादियों की ये अर्जी खारिज कर दी। खारिज कर दी? यानी वादियों के हक में फैसला दिया? हाँ, इस अर्जी पर ट्रायल कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में सिर्फ वादपत्र पढ़ने से ये नहीं लगता कि केस लिमिटेशन से बाहर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लिमिटेशन का सवाल अक्सर सिर्फ कानून का सवाल नहीं होता, बल्कि कानून और तथ्यों का मिलाजुला सवाल होता है। मिलाजुला सवाल मतलब ये तय करने के लिए कि लिमिटेशन कब से शुरू हुई और कब खत्म हुई, सिर्फ कानून जानना काफी नहीं है। मामले के तथ्य देखने पड़ेंगे, सबूत देखने पड़ेंगे। जैसे वादियों को वसीयत के बारे में ठीक-ठीक कब पता चला, क्या वसीयत सचमुच जाली है। इन सब बातों के लिए सबूत चाहिए जो ट्रायल में ही आ सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसे शुरू में ही खारिज नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि केस चलना चाहिए। हाँ, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिवादी इस फैसले से खुश नहीं थे। वो इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिवीजन पिटिशन लेकर गए। और हाईकोर्ट का क्या रुख रहा? हाईकोर्ट ने बिल्कुल उल्टा फैसला दिया। जनवरी 2022 में हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों की याचिका मंजूर कर ली और ट्रायल कोर्ट का आदेश पलट दिया। उन्होंने वादी की अर्जी यानी वादपत्र को आदेश 7 नियम 11D के तहत खारिज कर दिया। ओहो, मतलब हाईकोर्ट ने मान लिया कि केस लिमिटेशन से बाहर है। जी, और ये आदेश एक तरफा हुआ था, एक्स पार्टे। वादियों ने बाद में इस एक तरफा आदेश को वापस लेने की अर्जी भी दी, लेकिन जुलाई 2022 में हाईकोर्ट ने वो अर्जी भी खारिज कर दी। तो नतीजा ये हुआ कि हाईकोर्ट ने केस को ट्रायल से पहले ही खत्म कर दिया। तो अब वादियों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। बिल्कुल, और वो सुप्रीम कोर्ट गए। यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषण पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को कैसे देखा, उनकी मुख्य बातें क्या थीं, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को काफी गहराई से परखा और आदेश 7 नियम 11 के सिद्धांतों को फिर से स्पष्ट किया। कई अहम बातें कही उन्होंने। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कही वो ये थी कि आदेश 7 नियम 11D के तहत कोई अर्जी तय करते समय कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ वादपत्र में लिखे कथनों यानी वादी की अर्जी को ही देखना है, उसे सच मानकर चलना है। सच मानकर? हाँ, उस स्टेज के लिए प्रतिवादी अपने जवाब में क्या कह रहा है, वो क्या बचाव ले रहा है, उसके पास क्या सबूत है, इन सब बातों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। यह सिद्धांत बार बार दोहराया गया है। ठीक है, ये तो हुआ पहला सिद्धांत। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड्स को देखा और कहा कि वादपत्र से या रिकॉर्ड पर मौजूद किसी और दस्तावेज से ऐसा कहीं नहीं लगता कि 1976 की उस विवादित वसीयत की वैधता या सच्चाई कभी किसी रेगुलर सिविल कोर्ट में जांची या साबित हुई हो। लेकिन नामांतरण कार्यवाही में तो देखा गया था। हाँ, राजस्व अधिकारियों ने जरूर देखा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नामांतरण अधिकारी सिविल कोर्ट नहीं होते। उनका काम सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ठीक रखना है। वो मालिकाना हक तय नहीं कर सकते। वसीयत असली है या नकली, ये फैसला तो सिविल कोर्ट ही कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। नामांतरण और मालिकाना हक अलग अलग हैं। बिल्कुल। ये हुई तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराई कि नामांतरण या म्यूटेशन की एंट्री सिर्फ राजस्व वसूली या वित्तीय उद्देश्यों के लिए होती है। ये किसी के मालिकाना हक का निर्णायक सबूत नहीं है। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने वादी की अर्जी का जिक्र किया जिसमें साफ लिखा था कि नामांतरण से जुड़ी जो लंबी कानूनी लड़ाई थी वो जुलाई 2017 में ही खत्म हुई थी और ये जो मौजूदा सिविल मुकदमा है ये मई 2019 में दायर किया गया था। यानी नामांतरण का मामला खत्म होने के 3 साल के अंदर? जी हाँ, उसके लगभग 2 साल के अंदर। अच्छा, और वो जो प्रतिवादी कह रहे थे कि केस तो सिर्फ वसीयत को चुनौती देने के लिए है और उसकी 3 साल की म्याद कब की निकल गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये सबसे बड़ा पेंच था शायद। हाँ, यही सबसे अहम नुक्ता था जिस पर हाई कोर्ट ने शायद ध्यान नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी और हाई कोर्ट दोनों ने वादपत्र को ठीक से नहीं पढ़ा या उसकी मुख्य राहत पर ध्यान नहीं दिया। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुकदमा सिर्फ वसीयत को शून्य या अवैध घोषित करवाने के लिए नहीं था। अगर सिर्फ उतना होता तो शायद 3 साल वाली लिमिटेशन की बात ज्यादा मजबूत होती, लेकिन इस केस में मुख्य मांग थी जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा और उसके आधार पर कब्जा वापस पाने की। अच्छा, टाइटल और पोजेशन की मांग। बिल्कुल, और जब मुकदमा अचल संपत्ति पर मालिकाना हक के आधार पर कब्जा वापस पाने के लिए होता है तो लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 लागू होता है। आर्टिकल 65, उसमें क्या है? आर्टिकल 65 12 साल की समय सीमा देता है। 12 साल? 3 साल नहीं? नहीं, कब्जे के लिए 12 साल।
और ये 12 साल तब से शुरू होते हैं जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के प्रतिकूल यानी एडवर्स हो जाए। मतलब जब प्रतिवादी खुले तौर पर असली मालिक के हक को नकार कर खुद को मालिक बताते हुए कब्जा कर ले। ओहो, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों का कब्जा वादी के लिए प्रतिकूल था या नहीं, अगर था तो कब से था, क्या उन्होंने प्रतिकूल कब्जे से मालिकाना हक हासिल कर लिया, ये सब कानून और तथ्यों के मिले जुले सवाल हैं। इनका फैसला सिर्फ सबूतों के आधार पर ट्रायल के बाद ही हो सकता है। सही बात है। आप सिर्फ अर्जी पढ़कर बिना सबूत देखें शुरू में ही ये फैसला नहीं कर सकते कि 12 साल की म्याद भी खत्म हो गई है या नहीं। तो मतलब हाईकोर्ट ने सिर्फ वसीयत वाली 3 साल की लिमिटेशन देखी और कब्जे वाली 12 साल की लिमिटेशन को नजरअंदाज कर दिया, खासकर जब मुकदमे में कई तरह की राहतें मांगी गई हों। बिल्कुल यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दोहराया। अगर किसी मुकदमे में कई राहतें मांगी गई हैं और उनमें से अगर एक भी राहत पहली नज़र में वादपत्र के अनुसार समय सीमा के अंदर लगती है, तो आप पूरे के पूरे वादपत्र को आदेश 7 नियम 11D के तहत खारिज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर एक भी राहत टाइम में है तो पूरा केस चलेगा? हाँ, उस स्टेज पर खारिज नहीं होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भले ही सिर्फ वसीयत को चुनौती देने की राहत के लिए 3 साल की सीमा हो, जिस पर भी सवाल था कि वो कब से शुरू मानी जाए, लेकिन मालिकाना हक के आधार पर कब्जा वापस पाने की मुख्य राहत के लिए तो 12 साल की सीमा है। और वादपत्र के हिसाब से ये संभव था कि कब्जे वाली राहत 12 साल के अंदर हो, ये बात ट्रायल में तय होगी। इसलिए पूरे वादपत्र को O7R11D में खारिज करना सरासर गलत था। ये तो बहुत साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, और वो जो दूसरा पॉइंट था प्रतिवादियों का पिछला केस 648/2012 और आदेश 2 नियम 2 वाला, उसका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि वो जो पिछला केस था, जो वादी नंबर 1 के पिता ने किया था, वो ट्रायल तक तो पहुंचा ही नहीं था। हाँ, वो भी तो O7R11 में खारिज हुआ था। बिल्कुल, उसे भी आदेश 7 नियम 11 के तहत ही शुरू में खारिज कर दिया गया था, यानी किसी तकनीकी कमी के आधार पर, न कि केस के गुण दोष पर कोई फैसला देकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पहला मुकदमा O7R11 के तहत खारिज हुआ है, यानी मेरिट्स पर तय नहीं हुआ, तो वह बाद में दायर किए गए नए मुकदमे पर आदेश 2 नियम 2 के तहत रोक नहीं लगाता, बशर्ते ये नया मुकदमा सही तरीके से और सभी उचित राहतों के साथ दायर किया गया हो। अच्छा, मतलब अगर पहला केस तकनीकी वजह से गिरा तो दूसरा चल सकता है। हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है। अगर पहला केस गुणदोष पर तय हुआ होता तो शायद O2R2 लागू हो सकता था। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने बहुत संकीर्ण नजरिया अपनाया। उन्होंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि वसीयत 36 साल पुरानी थी और इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया कि उस वसीयत की वैधता पर नामांतरण कार्यवाही में दशकों तक सवाल उठते रहे थे और वो कार्यवाही हाल ही में 2017 में खत्म हुई थी। हाईकोर्ट ने वादपत्र को समग्र रूप से नहीं देखा, खासकर कब्जे वाली राहत और उसकी 12 साल की लिमिटेशन को ध्यान में नहीं रखा। तो अंतिम फैसला क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का वो आदेश जिसने वादपत्र खारिज किया था उसे रद्द कर दिया। अच्छा। और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बहाल कर दिया जिसने वादपत्र खारिज करने से इनकार किया था। यानी कि अब केस चलेगा? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि अब ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट में वापस जाएगा और आगे बढ़ेगा। वहां दोनों पक्ष अपने अपने दावे रखेंगे, सबूत पेश करेंगे और फिर कोर्ट केस के गुण दोष पर, मेरिट्स पर फैसला सुनाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों के बारे में कुछ कहा? हाँ, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उन्होंने इस फैसले में जो भी टिप्पणियां की हैं वो सिर्फ आदेश 7 नियम 11 की अर्जी के संदर्भ में है। उन्हें केस के अंतिम गुणदोष पर कोर्ट की कोई राय नहीं माना जाना चाहिए। वो सब ट्रायल में तय होगा। बहुत शुक्रिया। ये तो वाकई एक कानूनी दांव पेच की पड़ते खुलने जैसा था और सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्पष्टता दी है। तो इस पूरी चर्चा और करम सिंह केस के विश्लेषण से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं, अगर श्रोताओं के लिए निचोड़ निकालना हो तो? जी बिल्कुल, इस केस से कुछ बहुत साफ और ज़रूरी बातें सामने आती हैं जो न सिर्फ वकीलों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी जानना फ़ायदेमंद है, अगर उनका कोई सिविल केस चल रहा है या करने की सोच रहे हैं। पहली बात और सबसे अहम, याद रखिए, अगर कोई आपकी अर्जी वादपत्र को आदेश 7 नियम 11D के तहत खारिज करवाना चाहता है तो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी अर्जी में लिखी बातें ही देखेगी। उस स्टेज पर सामने वाले के जवाब या सबूत का कोई वजन नहीं होगा। इसलिए अपनी अर्जी बहुत ध्यान से, पूरी जानकारी के साथ और साफ साफ लिखनी चाहिए।
पहला कदम ही मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर समय सीमा यानी लिमिटेशन जैसे मुद्दे पेचीदा है और ये तय करने के लिए तथ्यों की गहराई में जाना और सबूत देखना जरूरी है, तो कोर्ट ऐसे मामलों में केस को शुरू में ही खारिज नहीं करेगी। मतलब मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट पर अक्सर ट्रायल जरूरी होता है। ठीक है। तीसरी बात, अगर आपने अपने मुकदमे में एक से ज्यादा राहतें मांगी हैं और उनमें से कोई एक भी राहत पहली नजर में समय सीमा के अंदर लगती है, तो आपका पूरा केस खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट को सारी राहतों को देखना होगा। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। चौथी बात, सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़ना यानी नामांतरण या म्यूटेशन मालिकाना हक का पक्का सबूत नहीं होता। ये सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड के लिए होता है। जमीन का असली मालिक कौन है, ये फैसला हमेशा सिविल कोर्ट ही करता है। अच्छा। और पांचवी बात, अगर आपका कोई पिछला केस किसी तकनीकी कमी की वजह से, जैसे O7R11 के तहत शुरू में ही खारिज हो गया था, बिना गुण दोष पर फैसला हुए, तो आप बाद में उसी मामले पर सही तरीके से पूरी राहतों के साथ दोबारा केस कर सकते हैं। पिछला केस इस नए केस में आदेश 2 नियम 2 के तहत बाधा नहीं बनेगा। ये पांचों बातें तो बहुत काम की हैं। ये वाकई दिखाता है कि कैसे कानून का एक छोटा सा प्रक्रियात्मक नियम आदेश 7 नियम 11 न्याय पाने की पूरी प्रक्रिया पर कितना गहरा असर डालता है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा कानूनी सिस्टम कैसे एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ वो अदालतों को ऐसे मुकदमों से बचाना चाहता है जिनमें दम नहीं है या जो साफ तौर पर देर से दायर हुए हैं, ताकि कोर्ट का वक्त बर्बाद न हो। सही। और दूसरी तरफ ये भी पक्का करता है कि जिन दावों में पहली नजर में दम लगता है, उन्हें सुनवाई का पूरा मौका मिले। उन्हें सिर्फ किसी तकनीकी नुक्ते पर या प्रतिवादी की शुरुआती दलीलों के आधार पर ही खारिज न कर दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संतुलन साधना ही न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती और खूबसूरती है। और करम सिंह जैसा मामला, जो लगभग 100 साल से किसी न किसी रूप में चल रहा है, हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि संपत्ति के विवाद जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, हाँ, तो उनमें कानूनी सच्चाई तक पहुंचना, तथ्यों को स्थापित करना कितना मुश्किल हो सकता है। पुराने दस्तावेज, वसीयतें, दान, पिछले अदालती फैसले, नामांतरण के इतने सारे आदेश, इस पूरे मकड़जाल में न्याय पाना वाकई एक बहुत लंबा और थका देने वाला सफर हो सकता है। सचमुच। इस बेहतरीन और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा निश्चित रूप से हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, अपनी तमाम बारीकियों और जटिलताओं के साथ न्याय देने के उस बड़े मकसद को कैसे साधती हैं, और कभी-कभी ये राह सीधी ना होकर कितनी घुमावदार हो सकती है। जी। और शायद ये भी सोचने पर कि क्या दशकों तक चलने वाली ऐसी कानूनी लड़ाइयों से बचने या उन्हें जल्दी निपटाने का कोई बेहतर रास्ता हमारे सिस्टम में खोजा जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है।